Good morning, dear students. In the previous lectures, we studied about some interesting phenomenon related to light. That is, we studied about dispersion of light as well as diffraction of light. Now today, we are going to study another very interesting phenomenon of light, which is known as scattering of light. So today we will study about scattering of light and the various events that we see in our day-to-day life that become possible due to scattering of light. One of that important aspect is the blue color of sky. So today we are going to discuss that why a clear sky, that is a sky which does not have cloud cover, appears to be blue in color. Similarly, when you take the aerial view of the water in the deep sea, it also appears to be of bluish color. Another important phenomenon that we see is the reddening of sun at sunrise and sunset. यानी कि आज हम जो फिनोमिनन डिस्कस करने वाले हैं उसमें से एक फिनोमिनन है कि वाई जब हम क्लियर स्काई को देखते हैं, जब स्काई में बादल नहीं होते हैं, तो स्काई हमको ब्लू कलर का दिखता है। इन द सेम वे जब हम थोड़ी हाइट पे से डीप सी के पानी को देखते हैं तो पानी का कलर भी हमको ब्लू लगता है। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट जो सन है वो ऑरेंज या रेड कलर का दिखता है। शायद आपने ध्यान दिया होगा तो उसके आसपास का जो आसमान है, स्काई, ऑल्सो अपीयर्स टू बी रेडिश और ऑफ डार्क ऑरेंज कलर। तो ये जो सारे फिनोमिनन होते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, reddening of the sun, especially during the sunrise and sunset, all these phenomenon are associated with another phenomenon of light, that is scattering of light. So let us discuss what is the meaning of scattering of light. In the 9th standard, you studied about scattering of light by colloidal particles. You also studied an experiment that path of beam of light passing through a true solution is not visible. अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को एक ग्लास कंटेनर में लेंगे और उसमें से एक साइड आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता। बट इफ यू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट, अगर आप यही एक्सपेरिमेंट दोहराते हो लेकिन इस बार क्या चेंज करते हो कि वो जो ग्लास है उसमें इंस्टेड ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इफ यू टेक कोलोइडल सॉल्यूशन, देन द पाथ बिकम्स विजिबल। उसके पीछे का साइंस यही है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, और जब वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं रहता। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन यू टेक अ कोलोइडल सॉल्यूशंस, then the size of particles that are present in the colloidal solution में जो particles रहते हैं उसकी size relatively larger रहती है। So these larger particles are capable of scattering the light. So as a result, you can say that path of light is visible when it passes through colloidal solution, but not visible when it passes through true solution. सारा जो चेंज है वो किस बात में है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स की साइज है
वो डिटरमाइन करती है कि लाइट स्कैटर होगी या नहीं होगी। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में होती है क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स है उसकी साइज रिलेटिवली लार्जर है, बट ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होता क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटी है। नाउ वी विल स्टडी द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी टिंडल इफेक्ट स्टैंडर्ड 9 में, तो देख लेते हैं कि वो क्या चीज है। द अर्थ्स एटमोस्फियर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। अर्थ का जो एटमोस्फियर है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि एटमोस्फियर के सारे लेवल्स पे डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स गैसेस वगैरह सेम नहीं रहती, हर लेयर पे वो डेंसिटी अलग अलग रहती है। जब हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तभी हमने देखा था कि जो स्टार की लाइट्स हैं जब वो स्पेस से अर्थ में एंटर होती है देन इट हैज टू अंडरगो रिफ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू पास थ्रू मेनी लेयर्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। तो जिस तरह से डेंसिटीज अलग अलग रहती है वैसे ही अर्थ में डिफरेंट लेवल्स पे जो पार्टिकल्स रहते हैं उसकी साइज भी डिफरेंट रहती है। तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, as well as molecules of air. So these are the main particles that are present in the atmosphere. Smoke के particles हैं, tiny water droplets जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हवा में उड़ते रहते हैं, and the molecules of air. All these things are present in the atmosphere. So this atmosphere is a heterogeneous mixture of tiny particles. Now when a beam of light strikes such fine particles, जो हमने आगे डिस्कस किए, वैसे पार्टिकल्स पे जब वो स्ट्राइक करते हैं, the path of that beam of light becomes visible. क्यों? क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स की साइज सफिशिएंट है टू स्कैटर द लाइट. So when a light ray is incident on a smoke particle or a water droplet or suspended particle of dust, whatever is present in the atmosphere, then the path of that light becomes visible. This light reaches us after being reflected by these particles. So this phenomenon of scattering of light by colloidal particle gives rise to a phenomenon that we know by the name Tyndall effect. तो अगेन अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो आपको बताना है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इट्स एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेनी माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एज वेल एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर. सो व्हेन a light ray is incident on these particles, the path of the beam of light becomes visible due to scattering of light. So this phenomenon of scattering of light the phenomenon of scattering of light by colloidal particles that are present in the atmosphere, this effect is known as Tyndall effect, and we have studied about them even in standard 9. उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहां कहां पे हम टिंडल इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं. दिस फिनोमिनन इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट, सनलाइट का जो छोटा सा रे है, छोटा सा जो किरण है, व्हेन इट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, तो उसका पाथ है वो विजिबल रहता है. क्यों? क्योंकि जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो इस लाइट को स्कैटर करेंगे. टिंडल इफेक्ट can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. जो dense forest रहता है जहां पे trees एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं, तो वो एक कैनोपी बना देते हैं जिससे कि सनलाइट है वो इजीली पास नहीं हो सकती. वो ट्रीज एक दूसरे के इतने पास है कि इट
क्रिएट्स अ डेंस नेटवर्क। तो उस डेंस नेटवर्क में कहीं पे भी जहां पे छोटी सी जगह रहेगी वहां से सनलाइट पास होगी और उसका पाथ विजिबल होगा because of dust particles and various particles which are present in the atmosphere at the forest. Also, tiny water droplets and mist can also scatter this light. Yani, in short, we can say that when the path of any visible light हमको दिख जाती है due to the presence of small particles, tiny particles present in the atmosphere. Now, these particles may be dust particles, water droplets, suspended particles, smoke, कुछ भी। तो अगर ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं तो उस लाइट का जो पाथ है वो हमको विजिबल हो जाता है। इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग टू नो is that the color of the scattered light depends on the size of the scattering particle. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो व्हाइट लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो उन 7 कलर्स में कौन सा कलर मैक्सिमम स्कैटर होगा वो डिटरमाइन करेगा कि स्कैटर्ड लाइट जो है उसका कलर हमको क्या दिखेगा। तो कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर होगा ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर में जो फाइन पार्टिकल्स है उसकी साइज क्या है। So understand this thing properly because many give reason type questions are asked from this particular chapter और उसको आंसर करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है तो समझ लीजिए प्रॉपरली। वेरी फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे पार्टिकल्स। सो वेरी फाइन पार्टिकल्स दैट मीन्स द टाइनी पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, whereas particles of larger size will scatter light of longer wavelengths like red and orange. I repeat once again. If the particles present in the atmosphere have very tiny size, यानी particles बहुत ही fine है, बहुत ही छोटे हैं, then such particles will mainly scatter blue light because blue light has lesser wavelength. But if the size of particles is large, then it will not scatter the light having lesser wavelength. On the contrary, they will scatter the light of longer wavelengths. So red, orange, these colors are having larger wavelength. तो जब पार्टिकल्स की साइज ज्यादा होती है तब रेड या रेड के नजदीक वाले कलर स्कैटर होते हैं और जब पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी रहती है, वेरी फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, तब स्कैटरिंग ब्लू या उससे मिलते जुलते कलर का होता है, उस कलर्स का होता है जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर रहती है। नाउ इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज, देन व्हाट विल हैपन, वो सारे कलर्स को स्कैटर करेगी और जब वो सारे कलर्स को स्कैटर करेगी तो सब कलर्स मिलके व्हाइट कलर बनाते हैं। देन स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर टू बी व्हाइट। तो हमने अब तक स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्कस किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट? सो फाइन पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर scatter the light entering the atmosphere. As a result, the path of that light becomes visible. उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फिर हमने टिंडल इफेक्ट के थोड़े एग्जांपल्स देखे कि when a light is entering a room which is filled with smoke through a small hole, you can see the path of light. That is example of टिंडल इफेक्ट। कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट में से जो लाइट आती है वो भी एक एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। देन वी ऑल्सो स्टडीड
about the color of the scattered light. तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसका कलर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं उस पार्टिकल्स की साइज कौन सी है। अगर जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज बहुत छोटी है, देयर आर फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, then they will mainly scatter the light having shorter wavelength like blue. But if the size of the particles is larger, then they will scatter the light of longer wavelengths like red. So now this knowledge will help us in studying the next topic, that is we are going to discuss that why the color of sky is blue. जैसा कि हमने आज के टॉपिक के शुरुआत में डिस्कस किया था कि when you look at a clear sky it appears to be blue. So why this thing happens? Let us discuss that. The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. तो ये जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जनरली जो प्रेजेंट रहते हैं उसकी साइज बहुत छोटी है, दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स. And as we have discussed earlier that the finer particles are more suited or more effective to scatter the lights of shorter wavelength. Now blue color is having shorter wavelength. So that's why what happens that when the sunlight is entering atmosphere, the particles present in the atmosphere will scatter blue light from all the directions. तो जब आप स्काई की तरफ देखते हैं तो चारों ओर से जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है that enters your eye. As a result, sky appears to be blue. So once again, as we discussed that the molecules of air are finer particles. These particles are more effective in scattering light of shorter wavelength, that is at the blue end, rather than light at the longer wavelength, that is the red end. To compare, the red light has a wavelength that is approximately 1.8 times greater than the blue light. You have to remember this line for short question. There is comparison between the wavelengths of a red light and the blue light. So you have to remember that the red light has a wavelength which is approximately 1.8 times greater than blue light. तो जब पार्टिकल्स छोटे होते हैं तो वो प्रीफर करेंगे कि वो लेसर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करे. तो लेसर कलर, जो लेसर वेवलेंथ वाला जो कलर है वो ब्लू है. सो फ्रॉम ऑल साइड्स blue color light is scattered the most. So thus when the sunlight passes through atmosphere, the fine particles present in air scatter the blue color. Why blue color? Because they have comparatively shorter wavelength compared to other colors. So this scattered blue light enters our eye from all the directions and hence the sky appears to be blue. So a 2-mark important question that you need to explain why the color of sky is blue. उसमें हम कौन से पॉइंट्स लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि the particles present in the atmosphere are very fine in size. That's why they are more effective to scatter the light of shorter wavelengths like blue. You can also add one more point that the wavelength of red light is 1.8 times greater than blue light. So maximum scattering occurs of blue color. So from all the particles from all directions, blue light enters the eye of a person who is looking at the sky. So the observer finds the color of sky to be blue. If let us hypothetically think that Earth had no atmosphere
Now, if there was no atmosphere, then there would have been no scattering, and then the sky would have looked dark or black. That's why when a person is flying at high altitude in the plane, and if you look out of the window, you will see that the color of sky is dark or black. Why? Because when you leave Earth's atmosphere, then there are no particles to scatter the light. और हमने आगे के पॉइंट में ही पढ़ा है कि अगर स्कैटरिंग नहीं होती तो लाइट हमको डार्क लगती है. सो द स्काई वुड हैव लुक डार्क. द सेम थिंग हैपन्स टू द एस्ट्रोनॉट्स. जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, देन दे आर लिविंग द एटमोस्फियर. तो जब वो स्पेस में से देखते हैं, स्पेस में कोई तरह के डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं रहते जो लाइट को स्कैटर कर सके, तो उनको चारों ओर स्काई डार्क लगता है, ब्लू नहीं लगता है. तो यहां पे एक और रीजन आप पढ़ सकते हो कि व्हाई डू द स्काई अपीयर डार्क टू द एस्ट्रोनॉट्स or to the passengers flying at high altitudes. So the simple reason is that when a person or when an astronaut is at a higher altitude, atmosphere is not present. अगर एटमोस्फियर नहीं प्रेजेंट है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स या ऐसे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है प्रेजेंट जो लाइट को स्कैटर कर सके. तो जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो स्काई अपीयर्स टू बी डार्क. One more interesting fact is that you might have observed that danger signals as well as danger signal lights are always painted in red color. जब आप किसी भी सिग्नल पे जाते हो तो जो रेड लाइट होती है वो ऑलवेज डेंजर को इंडिकेट करती है. किसी भी जगह पे डेंजर का अगर सिग्नल है तो उसका कलर भी रेड रहता है. आपने ट्रेन में भी देखा होगा कि ट्रेन के जो लास्ट पार्ट होते हैं उसमें जो गार्ड रहता है उसके पास एक फ्लैग रहता है जो रेड कलर का रहता है. ही यूजेस दैट फ्लैग व्हेन ही वांट्स टू सिग्नल सम डेंजर. तो क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई the danger signal lights are red in color. The simple reason is that as the red color has a very high wavelength, it does not scatter easily. तो अगर एटमॉस्फेयर में फॉग है, स्मोक है, तो अगर कोई दूसरा कलर है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, बट रेड कलर का स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होता. उस वजह से यू कैन स्पॉट दैट डेंजर सिग्नल even from a larger distance because रेड कलर का स्कैटरिंग मिनिमम होता है. तो अगर एटमॉस्फेयर में फॉग है, स्मोक है और किसी और कलर में डेंजर का सिग्नल लगाया हुआ है तो वो दूर से नहीं दिखेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा. बट इफ द डेंजर सिग्नल इज पेंटेड इन रेड कलर then it becomes visible even during the occurrence of fog or smoke. Why? Because the scattering of red color is minimum as the wavelength of red color is very high. So dear students, in this particular slide we have discussed three reasons. The first reason is that explain why the color of sky is blue. The second important reason that we studied is that why sky appears to be dark to the astronauts. And third reason that we have studied is to explain why danger signals are painted in red color or why danger signal lights are red. So understand these topics very clearly. From today's topics, the things that you need to write is write a note on Tyndall effect and then you have to explain these three reasons. Today
After you study all these 3 slides, in the comment box, you have to give me the reason that why danger signals are painted in red color. So to make sure that you have studied these slides properly, I need you to comment and give me the answer that why danger signals are painted in red color. So the remaining part of the chapter will be discussed in the next lecture, and then our chapter will be completed. This is very easy chapter. If you understand it properly, there is no necessity to mug it up. So pay proper attention, study the sites properly, make the notes in accordance, and write down the important questions so that you can refer to them whenever necessary. Thank you. Have a nice day.